रानो चिड़िया और गोरी कोवी की सास की बहुत अच्छी दोस्ती थी। रानो चिड़िया मिठाई का डिब्बा लेकर गोरी कोवी के घर आती है। लो माँ जी, मिठाई खाइए। बेटी, किस बात की मिठाई लेकर आई हो? माँ जी, मैं उम्मीद से हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। बेटी, फिर तो तुम भी मिठाई खाओ। हमारे घर में भी खुशखबरी है, हमारी गोरी भी उम्मीद से है। गोरी बेटी, जाओ रानो चिड़िया के लिए चाय बना कर लाओ। गोरी रसोई में चली जाती है। दोस्ती तेरी अपनी है बुढ़िया, तू चाय भी उसके लिए खुद ही बना ले। मैं क्यों इस मोटी चिड़िया के लिए चाय बनाऊं? जब भी आती है मुझे ही चाय बनानी पड़ती है। गोरी अपनी सास और रानो चिड़िया की दोस्ती से बहुत जलती थी। कुछ समय गुजरता है। रानो चिड़िया एक सुंदर अंडे को जन्म देती है। उधर गोरी के घर भी एक सुंदर अंडा आ चुका था। गोरी बेटी, मैं रानो चिड़िया के घर जा रही हूँ, उसका हाल चाल पूछ लूँ। उसके घर में कोई बड़ा तो है नहीं, बेचारी अकेली है। तुम घर पर ही रहना और अंडे की देखभाल करना। ऐसा ना हो कि कोई शिकारी चील या फिर सांप अंडा पी जाए। ऐसा कहकर गोरी की सास रानो चिड़िया के घर चली जाती है। अभी गोरी की सास रानो चिड़िया के घर पहुंची ही थी कि तेज हवा चलने लगती है और आसमान पर बादल छा जाते हैं। अरे, मौसम अचानक कैसे खराब हो गया? माँ जी, क्या प्लीज आप मेरे अंडे के पास कुछ देर बैठ जाएंगी? मैंने तो भोजन भी नहीं खोजा। क्यों नहीं बेटी, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं तुम्हारे अंडे की देखभाल करती हूँ। रानो चिड़िया भोजन खोजने निकल जाती है। हवा बहुत तेज हो जाती है और बारिश भी शुरू हो जाती है। रानो खुद को संभाल नहीं पाती। तेज हवा उसे दूर ले जाती है। उसका सिर एक पत्थर से टकरा जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। उधर गोरी अपने घर में बैठी थी। अभी तक कालू जी नहीं आए, ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई। इस मौसम में मीठे मीठे आम खाने का तो मजा ही कुछ और है। लेकिन मैं अंडे को घर अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। इस बारिश में मेरे अंडे को खाने कौन आएगा? मैं अच्छे से दरवाजा बंद करके चली जाती हूँ। गोरी अपने अंडे को घोंसले में अकेला छोड़कर नदी किनारे आम खाने चली जाती है। जैसे ही वो जाती है, एक काला नाग खिड़की के रास्ते घर में घुस आता है और उसका अंडा पी जाता है। उधर रानो के घर में गोरी की सास इंतजार कर रही थी। काफी समय हो गया, अभी तक रानो बेटी को वापस आ जाना चाहिए था। तभी कबूतर वहाँ आता है। माँ जी, मैं अभी जंगल से आ रहा हूँ। एक बहुत बुरी खबर है। कबूतर बेटा, तुम इतने घबराए क्यों हो? क्या हुआ? माँ जी, मैंने देखा कि रानो बहन एक पत्थर के पास पड़ी थी। उनके सिर से बहुत खून बह रहा था। उनकी सांसें बंद हो चुकी हैं। ये सुनकर गोरी की सास फूट फूट कर रोने लगती है। ए ऊपर वाले, यह क्या हो गया? अब बेचारी रानो के अंडे को कौन पालेगा? उसकी देखभाल कौन करेगा? फिर गोरी की सास रानो का अंडा उठाकर अपने घर ले आती है। जब वह घर पहुंचती है तो देखती है कि घर में कोई नहीं है और अंडे का खोल खाली पड़ा है। मैंने कहा था गोरी को कि घर पर रहना, कोई शिकारी चील या सांप अंडा पी जाएगा। कभी भी मेरी बात नहीं मानती, अपनी मनमानी करती है। तभी कालू और गोरी घर आ जाते हैं। माँ जी, अंडा कहाँ गया? गोरी की सास उसे सारी बात बता देती है। माँ, हमारे साथ जो होना था हो गया। आप ये रानो का अंडा क्यों उठा लाई हैं? क्या हमने कोई अनाथ आश्रम खोल रखा है? बेटा, कुछ तो ऊपर वाले का डर करो। अगर तुम्हारा अंडा सांप पी गया तो क्या हुआ? तुम दोनों रानो के अंडे को अपना अंडा समझकर पाल लो। गोरी कालू के कान में कहती है। कालू जी, ठीक ही तो कह रही है आपकी माँ। हम रानो के अंडे को पाल लेते हैं। बड़ा होकर हम उससे अपनी खूब सेवा करवाएंगे और जंगल में हमारा नाम भी बनेगा कि हमने एक अनाथ बच्चे को पाला। उस दिन के बाद गोरी की सास रानो के अंडे की खूब देखभाल करती है। फिर एक दिन अंडा हिलता है और उसमें से एक सुंदर बच्चा निकल आता है। मुझे पता है रानो को भूरा नाम बहुत पसंद था। मैं तुम्हारा नाम भूरा रखूंगी। गोरी भी घर आ जाती है। निकल आया अंडे से बच्चा। चलो, अब अंडे की देखभाल तो नहीं करनी पड़ेगी। एक जिम्मेदारी तो उतरी सिर से। गोरी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है इसे अपना ही बच्चा समझो, फिर भी तुम इस तरह क्यों बोलती हो?
बस बस बुढ़िया, मुझे ज्यादा भाषण की जरूरत नहीं है। चल जा नदी से पानी लेकर आ। अंडे से बच्चा निकल आया है तो क्या पानी लेने नहीं जाएगी? गोरी की सास पानी लेने नदी पर चली जाती है। लौटकर आती है तो भूरा रो रहा होता है। मुझे भूख लगी है, वो काली आंटी मुझे भोजन नहीं दे रही। अरे कितना सुंदर बोलते हो तुम, मैं अभी भोजन लाती हूँ। समय गुजरता जाता है, भूरा बड़ा हो जाता है, लेकिन गोरी और भी ज्यादा घमंडी होती जाती है। क्या रे, अभी तक यही बैठा है? मैंने तुझे कहा था ना, तोते की दुकान से मेरे लिए क्रीम लेकर आ। मैंने अपने मुंह पर क्रीम लगानी है। तुम जितनी भी क्रीम लगा लो, तुम्हारा काला रंग गोरा नहीं होगा। गोरी एक जोरदार थप्पड़ भूरा के मुंह पर मारती है। अपनी चोंच मेरे सामने बंद रखा कर। एक तो हमारे टुकड़ों पर पल रहा है और मुझे ही बातें सुना रहा है। भूरा के रोने की आवाज सुनकर गोरी की सास भी आ जाती है। गोरी, दिन ब दिन तुम बहुत ज्यादा घमंडी होती जा रही हो। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। यह घर मेरा है, निकल जाओ मेरे घर से। तभी कालू भी घर आ जाता है। कौन सा घर माँ जी? हम तो बहुत पहले ही धोखे से घर के कागजों पर आपके दस्तखत करवा चुके हैं। ये घर हमारा है। अगर निकलना है तो आप निकल जाओ इस भूरे को लेकर। चल बुढ़िया, निकल अपने इस भूरे को लेकर। हम नहीं पाल सकते तुम दोनों को। बोझ बन गई हो तुम दोनों हम पर। दोनों कौवे मिलकर बूढ़ी कौवी और भूरे को घर से निकाल देते हैं। दोनों एक आम के पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाते हैं। मुझे माफ कर दो माँ जी, मेरी वजह से आपको इतना सब सहना पड़ रहा है। काश आज मेरी माँ जिंदा होती। नहीं बेटा, तुम्हारी वजह से मुझे अपने ही बेटे का असली रूप दिखाई दे गया। मुझे तो तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह भूरा पानी पीने नदी की तरफ जा रहा था कि उसे झाड़ियों में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो वहाँ एक चमकता हुआ मोती पड़ा था। अचानक मोती से आवाज आती है, प्यारे दोस्त, मैं कोई साधारण मोती नहीं हूँ। तुम जो कुछ भी मुझसे मांगोगे, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। सच में? मेरी तो बस एक ही इच्छा है कि मैं और मेरी माँ जी हमेशा खुश रहें। उन्हें जो चाहिए उन्हें मिले। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। ऐसा कहते ही मोती गायब हो जाता है। जैसे ही भूरा वापस पेड़ के पास आता है, वहाँ एक सुंदर घर बना हुआ था। जब भूरा और माँ जी घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ बहुत सारा अनाज और सोने के सिक्के रखे होते हैं। माँ जी, मेरे साथ ये सब हुआ। भूरा सारी बात बता देता है। बेटा, जिसकी मदद कोई नहीं करता, उसकी मदद ऊपर वाला करता है। आज से हम दोनों इस घर में खुशी खुशी रहेंगे। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका धन्यवाद। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से सारे पक्षी अपने अपने केले के घरों में छिपे बैठे थे। सभी पक्षियों के घर एक साथ बने हुए थे। कई दिनों तक लगातार बारिश होती रही। फिर कुछ दिन बाद बारिश रुक गई। मौसम साफ हो गया और सारे पक्षी फूलों वाले सुंदर बगीचे में इकट्ठा हुए। दोस्तों, चलो अब हम भोजन ढूंढने चलते हैं। ऊपर वाले का शुक्र है कि बारिश तो रुक गई। हम पश्चिम की तरफ चलते हैं, वहाँ ज़रूर दाना मिलेगा और हमें बहुत सारा अनाज मिल जाएगा। अरे नहीं नहीं चिड़िया, मैंने पहाड़ों की तरफ आम के बहुत सारे पेड़ देखे थे। हम वहीं जाकर खूब आम खाएंगे। बहुत मजा आएगा मीठे मीठे आम खाकर। क्या सच में कालू भाई, उस तरफ आम है? मुझे तो आम बहुत पसंद है। चलो चलो, सब मिलकर वहीं चलते हैं और मीठे मीठे आम खाते हैं। कालू भैया, वो आम के पेड़ किसके हैं? क्या आपको मालूम है? जिसके भी हों, मैंने तो बस वो आम के पेड़ देखे थे। मैंने वहाँ कभी किसी पक्षी को नहीं देखा। कालू कौवा और बाकी सारे पक्षी आम के पेड़ों की तरफ उड़ जाते हैं, जबकि रानो चिड़िया अपना भोजन ढूंढने पश्चिम की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद सारे पक्षी आम के बगीचे में पहुंच जाते हैं और मीठे मीठे आम खाने लगते हैं। तभी अचानक वहां दो बड़े चील आ जाते हैं। कौन है हमारे खेत में और किससे पूछकर आम खा रहे हो?
क्या तुम्हें नहीं पता कि ये आम के पेड़ हमारे हैं? हमें नहीं पता था चील भाई कि ये आम के पेड़ तुम्हारे हैं। अगर ये आम के पेड़ तुम्हारे हैं तो ठीक है, हम यहाँ से चले जाते हैं। दोनों चील आपस में धीरे धीरे बात करने लगे। अरे भाई, इन पक्षियों को आम खाने दो। पहले हम इन्हें अपने बगीचे के आम खाने देंगे, फिर बाद में इन्हें पकड़कर खा लेंगे। कब से हमने किसी पक्षी का मांस नहीं खाया, बहुत मजा आएगा। दोनों चील चालाकी से मुस्कुराते हैं और फिर पक्षियों से कहते हैं, कुछ नहीं होता दोस्तों, तुम हमारे आम खा सकते हो। जितना चाहो उतना आम खाओ। सारे पक्षी खुशी खुशी आम खाने लगे। उन्हें लगा कि चील बहुत अच्छे हैं, लेकिन अचानक दोनों चील कौवे, तोते और कबूतर को पकड़ लेते हैं और मोटी रस्सियों से बांध देते हैं। तुम दोनों ने कहा था कि हम जितने चाहें आम खा सकते हैं, हमें छोड़ दो। तुम दोनों ने हमारे साथ धोखा किया है। हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम सबने हमारे बगीचे के आम खाए हैं, अब उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत तुम सब हमारे पेट में जाकर चुकाओगे। रानो चिड़िया अपना दाना लेकर वापस आती है, लेकिन वो देखती है कि केले के घर में कोई भी पक्षी नहीं है। अभी तक मेरे सारे दोस्त वापस क्यों नहीं आए? मुझे जाकर देखना चाहिए कि आखिर बात क्या है। रानो चिड़िया उड़ते उड़ते आम के बगीचे तक पहुंचती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि उसके दोस्तों को चील ने पेड़ के साथ रस्सियों से बांध रखा है। लगता है इन्हें चील ने पकड़ लिया है। मुझे अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। रानो धीरे धीरे चुपके से आगे बढ़ती है। फिर वो अपने दोस्तों की रस्सियां खोलना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में सारे पक्षी आज़ाद हो जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। जब दोनों चील वापस आते हैं तो खाली रस्सियां देखकर हैरान रह जाते हैं। सारे पक्षी तो भाग गए, लेकिन चिंता मत करो भाई, वो कालू कौवा बहुत लालची है। वो फिर वापस आएगा और तब हम उसे पकड़कर खा लेंगे। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू कौवा मीठे फलों के पेड़ पर बैठा मज़े से फल खा रहा था। तभी दोनों चील वहां आ जाते हैं। आखिर तुम पकड़े ही गए। मुझे पहले से पता था कि तुम हमारे जाल में जरूर वापस आओगे। वैसे तुम बहुत लालची कौवा हो। जैसे ही चील कौवे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, कालू डरकर उड़ जाता है। चील उसके पीछे पीछे उड़ते हैं। कालू अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागता है और जाकर केले के पेड़ की खोखल में छिप जाता है। खतरा टलने के बाद कालू कौवा रानो चिड़िया के घर जाता है। रानो बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। मेरी वजह से? वो कैसे कालू भैया? हमें केले के पेड़ की खोखल में घर बनाने का सुझाव आपने ही दिया था रानो बहन। वो घर बहुत मजबूत है, चील भी उस घर को तोड़ नहीं पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानो बहन, आप बहुत समझदार हैं। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कुछ भी करने से पहले दूसरों की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। समझदारी और सावधानी हमेशा मुसीबत से बचाती है। और दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।